नमस्कार। चलिए आज जिंदगी के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं कोशिका यानी सेल की दुनिया में, जो हर जिंदा चीज की बुनियाद है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। वो एक चीज क्या है जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक और हम इंसानों में भी मतलब हर किसी में कॉमन है? इसका जवाब है कोशिका यानी द सेल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जिंदगी का सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग फंडामेंटल ब्लूप्रिंट्स हैं, और आज हम इन्हीं दो ब्लूप्रिंट्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट नंबर 1 की, प्रोकैरियोट्स। इन्हें आप जिंदगी का ओरिजिनल मॉडल समझ सकते हैं। सिंपल, छोटा, लेकिन जबरदस्त एफिशिएंट। ये ही सबसे पहले आए थे और आज भी दुनिया पर राज करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? इसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह सोचिए। सब कुछ एक ही खुली जगह में, कोई अलग कमरे नहीं। इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहता है, किसी मेम्ब्रेन में बंद नहीं। और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अंगक यानी ऑर्गेनेल भी नहीं होते। ये छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं और अविश्वसनीय रूप से तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब इनकी सुरक्षा के लिए एक कमाल का 3 लेयर वाला कवर होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मजे की बात यह है कि ये तीनों लेयर्स एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। और इसी सेल कवर के आधार पर वैज्ञानिक बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक खास डाई यानी स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। जो बैक्टीरिया इस रंग को पकड़ लेते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ते वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि उनके सेल कवर का केमिकल मेकअप अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, मीजोसोम। ये असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक अंदर की तरफ फोल्ड हुआ हिस्सा है। और ये एक मल्टीटास्कर है। ये डीएनए को कॉपी करने, सांस लेने और सेल से चीजें बाहर निकालने जैसे कई जरूरी कामों में मदद करता है। इनके मेन डीएनए के अलावा कई बैक्टीरिया के पास एक छोटा सा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड इन्हें कमाल की ताकतें दे सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता। समझे कि ये बैक्टीरिया की दुनिया में एक सुपर पावर जैसा है। इनके सर्वाइवल किट में और भी बहुत कुछ है। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी राइबोसोम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मोटर यानी फ्लैजिला, और किसी भी सतह जैसे चट्टान या हमारे शरीर की टिश्यू से चिपकने के लिए पिली और फिम्ब्रिया। हर टूल का एक बहुत जरूरी काम है। तो ये तो हुई पहले डिजाइन की बात। अब आते हैं दूसरे ब्लूप्रिंट पर, यूकैरियोट्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी में एक बहुत बड़ी छलांग है। अगर प्रोकैरियोट एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो यूकैरियोट्स एक बड़ा हलचल भरा शहर है, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और इस शहर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब हर काम एक खास मेम्ब्रेन से घिरे हुए डिब्बे या ऑर्गेनेल के अंदर होता है। इस स्पेशलाइजेशन की वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स काम कर पाते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जो सेल का कंट्रोल सेंटर या सिटी हॉल है। सारा जेनेटिक मटेरियल बड़े सलीके से क्रोमोसोम्स में पैक होता है। और प्रोटिस्ट, फंगस, पौधे और जानवर, हम सब इसी डिजाइन से बने हैं। लेकिन ठहरिए, इस शहर के भी अलग अलग मॉडल हैं, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। हैं दोनों यूकैरियोटिक, पर इनमें कुछ बड़े फर्क हैं। प्लांट सेल्स में एक सख्त सेल वॉल, खाना बनाने वाले प्लास्टिड्स और एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये सब चीजें एनिमल सेल्स में आमतौर पर नहीं मिलती। तो अब वक्त आ गया है इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव का। चलिए इन दोनों ब्लूप्रिंट्स को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच वो कौन से बड़े अंतर हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ दिखने वाला फर्क है साइज का। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल से लगभग 10 गुना बड़ा होता है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं, बल्कि स्केल में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रख कर देखते हैं। असल में ये स्लाइड ही इस पूरी कहानी का सार है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में है ही नहीं, जबकि यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सेंटर है। ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में सब कुछ खुला है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं। यूकैरियोट्स में हर काम के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। और डीएनए प्रोकैरियोट्स में एक सिंपल सा गोला, जबकि यूकैरियोट्स में ये बड़े करीने से क्रोमोसोम में पैक होता है। ये वाकई जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।
अब इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक अंतरों को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये दो डिजाइन, ये दो ब्लूप्रिंट्स पृथ्वी पर जीवन की इतनी बड़ी वैरायटी को कैसे जन्म देते हैं। और यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि हम चाहे सबसे छोटे बैक्टीरिया को देखें या सबसे बड़े वेल को, हर जिंदा चीज इन्हीं दो में से किसी एक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट पर बनी है। यही जिंदगी की आर्किटेक्चर का आधार है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। यूकैरियोट्स ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जीव बनाए, ये सच है, लेकिन आज भी इस धरती पर संख्या में और हर तरह के माहौल में ढल जाने की काबिलियत में सिंपल प्रोकैरियोट्स का ही दबदबा है। तो नेचर में सक्सेस का असली मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या कभी सोचा है कि एक कोशिका जो हमारी जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है, वो सिर्फ यूं ही एक तरल पदार्थ का गोला नहीं है? नहीं, ये तो एक एकदम ऑर्गेनाइज्ड शहर की तरह है, जिसकी अपनी एक बहुत ही स्मार्ट सीमा, एक बॉर्डर है। चलिए आज इसी सीमा की दुनिया में एक सफर करते हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है। देखिए, एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए बाहर से चीजें अंदर लानी पड़ती हैं और अंदर की बेकार चीजों को बाहर भी फेंकना होता है, पर साथ ही उसे खुद को खतरों से भी तो बचाना है ना। तो ये बैलेंस, ये संतुलन बनता कैसे है? और इस पहेली का जवाब है प्लाज्मा झिल्ली। और सुनिए, ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही होशियार, एक लचीला बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है जो कोशिका के लिए ये सारे काम करता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में उतरते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को एक शांत, बेजान दीवार की तरह मत सोचिए। ये तो एक एक्टिव, एक जिंदा गेटकीपर है जो हर पल काम पर है। अच्छा, तो ये सब हमें पता कैसे चला? इसकी कहानी शुरू होती है 1950s के दशक में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तब जाकर वैज्ञानिकों ने इंसानी लाल रक्त कोशिकाओं यानी हमारे आरबीसीज को बहुत करीब से देखा, और इन्हीं स्टडीज ने प्लाज्मा झिल्ली की बनावट का राज खोला। और उन स्टडीज से क्या सामने आया? यही कि ये झिल्ली सिर्फ फैट यानी वसा की एक परत नहीं है, जैसा कि इंसानी आरबीसी में देखा गया। इसमें तो लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होते हैं। मतलब ये प्रोटीन और लिपिड का एक बहुत ही रिच मिक्सचर है। अब इसकी बनावट का जो बेस है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसकी डिजाइन बड़ी कमाल की है। इसके जो ध्रुवीय यानी पोलर सिरे हैं वो पानी को पसंद करते हैं, तो वो बाहर की तरफ रहते हैं, और जो अध्रुवीय यानी नॉन पोलर पूंछ है वो पानी से दूर भागती है, तो वो अंदर की तरफ छिप जाती है। बस इसी अनोखी बनावट से अपने आप एक बाउंड्री बन जाती है जो कोशिका के अंदर और बाहर के पानी वाले माहौल को अलग कर देती है। चलिए अब उस मॉडल को समझते हैं जो हमें इसकी पूरी कहानी बताता है। इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। फ्लूइड यानी तरल और मोज़ेक यानी अलग अलग टुकड़ों से बनी एक तस्वीर। मतलब ये स्थिर भी है और गतिशील भी। हाँ, तो ये समझ रातों रात नहीं आई। 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें इसकी पहली झलक दिखाई, और फिर 1972 में सिंगर और निकोलसन ने ये शानदार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया, जो आज भी सबसे ज्यादा माना जाता है। इस मॉडल का जो दिल है वो है इसका फ्लूइड होना, यानी इसकी तरलता। इसका सीधा सा मतलब है कि झिल्ली में मौजूद लिपिड और प्रोटीन अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, जमे हुए नहीं हैं। लिपिड की इसी सेमी लिक्विड प्रकृति की वजह से प्रोटीन झिल्ली के अंदर इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में कोई नाव तैर रही हो। अब इस झिल्ली में जो प्रोटीन है वो भी मोटे तौर पर दो तरह के हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो सतह पर होते हैं, इन्हें हम दीवार पर गश्त करते गार्ड्स की तरह समझ सकते हैं, और दूसरे हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो झिल्ली के अंदर या तो आधे या पूरे धसे होते हैं। ये दीवार में बने परमानेंट गेट की तरह हैं। लेकिन सवाल ये है कि झिल्ली का इतना लचीला, इतना फ्लूइड होना जरूरी क्यों है? अरे भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोशिका के कई बड़े बड़े काम इसी पर टिके हैं। जैसे कोशिका का बड़ा होना, दूसरी कोशिकाओं से जुड़ना, अंदर से चीजें बाहर भेजना, और तो और कोशिका का बंटवारा, ये सब कुछ इसके तरलता के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट समझ ली। अब देखते हैं कि ये गेटकीपर असल में अपना सबसे जरूरी काम कैसे करता है, यानी कोशिका के अंदर बाहर के ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करता है।
यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है चयनात्मक रूप से पारगम्य या सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब है ये एक वीआईपी क्लब के बाउंसर की तरह है। ये हर किसी को अंदर बाहर नहीं आने जाने देती। ये बहुत सोच समझकर चुनती है कि किसे रास्ता देना है और किसे नहीं। ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान तरीका है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोशिका की जरा भी एनर्जी खर्च नहीं होती। जब कोई मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा मात्रा में हो और अंदर कम, तो वो बस अपनी ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ चला जाता है, तब तक जब तक दोनों तरफ मामला बराबर ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खुले दरवाजे से चलकर अंदर आ गया हो। तो मोटे तौर पर ट्रांसपोर्ट के दो मेन रास्ते हैं। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती और मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, जैसे पानी का ऑस्मोसिस। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। ये एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स को बहाव के खिलाफ, मतलब कम से ज्यादा वाली जगह की ओर धकेला जा सके, जैसा सोडियम पोटेशियम पंप करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कोशिकाओं के पास इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी सुरक्षा की एक और लेयर होती है। यह है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो पौधों और फंगस जैसी कोशिकाओं में मिलती है। और ये एक मजबूत किले की दीवार की तरह है। तो इन दोनों दीवारों में मेन फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। कोशिका झिल्ली जिंदा है, गतिशील है और सिलेक्टिव है, जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव है, कठोर है और पूरी तरह से पारगम्य है। मतलब ये ज्यादातर चीजों को आने जाने देती है। तो ये मजबूत दीवार करती क्या है? ये कोशिका को एक फिक्स्ड आकार देती है, उसे बाहरी चोट और इन्फेक्शन से बचाती है और बड़े बड़े अनचाहे मॉलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर का काम करती है। और मजे की बात यह है कि ये कठोर दीवार भी एक तरह से बढ़ती है। जब पौधे की कोशिका छोटी होती है तो उसमें एक लचीली प्राइमरी दीवार होती है जो बढ़ सकती है। फिर जैसे जैसे कोशिका मैच्योर होती है, झिल्ली की तरफ अंदर से एक मोटी और मजबूत सेकेंडरी दीवार बनती है। अब इससे एक बहुत ही कमाल का सवाल खड़ा होता है। अगर हर कोशिका एक कठोर दीवार के अंदर कैद है, तो फिर आसपास की कोशिकाएं आपस में जुड़ती कैसे हैं, एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? और इसका जवाब है दो अद्भुत चीजों में। पड़ोसी कोशिकाएं कैल्शियम पेक्टेट से बनी एक परत, जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं, से आपस में गोंद की तरह चिपकी रहती हैं। और उनके बीच बातचीत के लिए सीक्रेट रास्ते होते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडिस्माटा कहते हैं। ये ऐसे चैनल हैं जो एक कोशिका के साइटोप्लाज्म को सीधे पड़ोसी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जोड़ते हैं। सच में प्रकृति का